हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम हरियाणा टेट यानी एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का पेपर सोल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर, जिसमें हमने पहले 2024 का पेपर सोल्व किया है और आज 2023 वाले पेपर का लास्ट लेक्चर है। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो केवीएस है, DSSS भी है, उन सब के लिए ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हो सकता है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं और हरियाणा टेट भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और चैनल पे जाके आप ज़रूर देखिए लेक्चर्स को। तो अपना 130 तक क्वेश्चन हो चुके थे, आज नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनोमिक टर्म मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी ऑफ द अदर्स। तो भाई एक ऐसी टैक्सोनोमिक टर्म है जो आप किसी भी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ऑर्डर है, स्पीशीज़ है, जीनस है, किंगडम है, क्लास है, वो टर्म सब के लिए यूज़ हो सकती है। और वो टर्म है टैक्सोन, और इसका प्लूरल होता है टैक्सा, यानी टैक्सा या फिर टैक्सोन हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। और इसका बिल्कुल लाइन जो है अपन को एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा टैक्सोन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन इज़ ऑब्जर्व इन। तो भाई जो सीड जर्मिनेशन है वो दो तरह का होता है, एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो एपीजियल जर्मिनेशन में कोटाइलोडन जो सोयल है, ग्राउंड है, उसके ऊपर की साइड यानी ऊपर की साइड जो है ग्रोथ करते हैं, जिसका एग्जांपल है कैस्टर। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कोटाइलोडन्स हैं वो डाउनवर्ड जो है अपनी ग्रोथ शो करते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। तो उनका एग्जांपल है पी, मैंगो एंड ग्राउंडनट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर अपना फर्स्ट आ जाएगा कैस्टर, क्योंकि यहाँ पर एपीजियल जर्मिनेशन के बारे में पूछा है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं पी, मैंगो एंड ग्राउंडनट, ये सभी हाइपोजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टैग पोलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो भाई टैग पोलीमरेज एंजाइम एक ऐसा पोलीमरेज एंजाइम है जो कि पीसीआर में यूज़ होता है, यानी पोलीमरेज चेन रिएक्शन में। पीसीआर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है और इसमें नॉर्मल पोलीमरेज एंजाइम काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीनेचुरेट हो जाएगा, वो एक्सट्रीम कंडीशंस टॉलरेट नहीं कर सकता। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टैग पोलीमरेज। और जहाँ पर बात आ जाती है एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट करने की, तो वहाँ पर आर्किया ग्रुप जो है उसका हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आएगा एन आर्किया, ठीक है। और टैग पोलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन्ड होता है। टी जो है इसका वो थर्मस से लिया है, AQ एक्वेटिकस से लिया है। तो इससे शॉर्ट फॉर्म क्या है, टैग पोलीमरेज। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नोन एज द मोलिकुलर सीजर्स। तो भाई मोलिकुलर सीजर के बारे में पूछ रखा है। सीजर्स का आप काम जानते हैं कि कट करना। तो भाई इसी तरह एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये डीएनए को एक पार्टिकुलर बेस पेयर के पास से जो है कट करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है, ठीक है। तो इसका काम है डीएनए को कट करना। और इसी तरह इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लाइज, लाइज का काम है जो बॉन्ड है उसको ब्रेक भी कर सकता है और फॉर्म भी कर सकता है। तो जो लाइज है वो बिना वाटर की हेल्प से जो है बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करता है, यानी ये हाइड्रोलाइसिस से अलग है, ठीक है। तो लाइज का काम है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। सेकंड ऑप्शन है लाइगेज। लाइगेज जो है दो मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, लाइगेज का काम है जोड़ना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमने देख ही लिया है। फोर्थ है ओपाइंस।
जो है ओपाइंस है वो होते हैं जो कुछ जो बैक्टीरिया है स्पेसिफिक, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ओपाइन प्रोडक्शन करते हैं, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिशियस। और ये जो कंपाउंड है ये स्पेसिफिकली उसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ में अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो 1, 2 एंड 4 हैं ये हमने अच्छे से एनालाइज कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन बायोजियोकेमिकल साइकिल आर गिवन बिलो। तो ये जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो ये तमाम रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, और इनमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर भी जो पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं इनमें भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल आप सामने देख ही रही हैं, और इसको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करने से ही होगा। अभी कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करो, क्योंकि ये बहुत जो है कंफ्यूजिंग है, और हर एक जो रिएक्शन है उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं और आपको हर एक को याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल जो भी जितने भी साइकिल है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल ये भी हैं, तो ये इन सब में इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो मैं कुछ बता देती हूँ यहाँ पर इसके एंजाइम्स के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट रिएक्शन है, ए पॉइंट है नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो भाई नाइट्राइट टू नाइट्रेट कौन चेंज करता है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, बी है नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो नाइट्रोजन टू अमोनिया यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, और यहाँ पर दिया गया है नोस्टॉक। ठीक है, नाइट्रोजन टू अमोनिया, और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, और इसका आंसर है बी का नोस्टॉक। ठीक है, सी का पॉइंट है अमोनियम टू नाइट्रेट। तो अमोनियम टू नाइट्रेट यहाँ पर दे रखा है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। फिर डी पॉइंट है नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रेट टू नाइट्रोजन चेंज करता है सूडोमोनास। ठीक है, सूडोमोनास। तो आपको ये हर एक ऑप्शन जो है वो याद ही करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट आप यूज़ नहीं कर सकते कि भाई एक बार समझ आ गया तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कॉन्सेप्ट ही जैसे याद रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको बार बार रिवाइज करने ही होंगे। ठीक है, मैंने भी नेट के टाइम बहुत जो है रिवाइज किए थे, और जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देने जाती हूँ, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ती हूँ, तो मुझे वो फिर से याद करना पड़ता है, मतलब बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ दीज रिब्स आर नोन एज वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। तो भाई रिब्स 3 तरह की होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं रिब्स के। पहला है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होती है? वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, और इनका नंबर होता है 1st to 7th। जो टोटल रिब्स होती हैं वो 12 होती हैं, और जिसमें ट्रू रिब्स जो हैं वो 1st to 7 इन नंबर हैं। ठीक है, और इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्टर्नम बोन से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, 1st to 7 रिब्स जो हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, और इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इनका नाम है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। ठीक है, ये 1st to 7th होती हैं। और दूसरा रिब्स का टाइप है फॉल्स रिब्स, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स, और जो कि अपना क्वेश्चन में भी पूछ रखा है। तो भाई 8वीं, 9वीं और 10वीं जो रिब है वो वर्टिब्रोकोंड्रल रिब है, जिसको हम फॉल्स रिब्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये 7th जो रिब है ना उससे जो है जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है
फ्लोटिंग रिब्स, जो फ्लोटिंग रिब्स है ना वो ना तो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी है ना ही किसी और रिब से जुड़ी है। ये फ्लोटिंग रिब है, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपकी स्पाइन है उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो है आगे की साइड स्टर्नम से जुड़ी नहीं है। यानी जो वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रा से ही जुड़ी हुई होती हैं, आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी रिब्स को फॉल्स रिब्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये 11th एंड 12th है जो है फोर्थ रिब। और जैसे कि अपना क्वेश्चन है वर्टिब्रो कोंड्रल रिब, और मैंने बताया है इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, यानी 8वीं 9वीं और 10वीं जो है वर्टिब्रो कोंड्रल रिब कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज, तो भाई फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होता है वो 20% होता है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा, यानी 0.20। ठीक है, 20% का हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो 20/100, और यहाँ पर आंसर आएगा सेकंड, यानी 0.20। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, GFR अपॉन RPF। ठीक है, GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रेनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, GFR अपना होता है 125 ml पर मिनट, और नीचे आएगा 625, यानी रेनल प्लाज्मा फ्लो होता है 625 ml पर मिनट। ठीक है, और इसका आंसर इसी तरह लगभग जो है 20% के पास आएगा, यानी 0.20। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस इन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, तो भाई आउटर टू इनर पूछ रखा है। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, डैप, DAP, यानी पहले आएगा ड्यूरा मैटर, उसके बाद आएगा अरेक्नोइड मैटर, और सबसे लास्ट में आएगा पाया मैटर। और मैं सीक्वेंस किस साइड से बता रही हूँ, आउटर टू इनर साइड। ठीक है, अगर इनर से आउटर साइड पूछ रखी है वो, तो इसका सीक्वेंस का आप बिल्कुल अपोजिट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि जो लेयर ब्रेन के बिल्कुल पास है वो कौन सी लेयर है, तो आउटर टू इनर देखा है हमने, तो इनर साइड सबसे ब्रेन के पास सबसे पास जो मेनिंजेस है वो पाया मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो जाएगा, जो है ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, यानी डैप। इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स ऑफ जेनोबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया, तो भाई बायोडिग्रेडेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो पहले बताती हूँ मैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो भाई ये जो है फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में, और इनको बायोडिग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया इसके डिग्रेडेशन के लिए हेल्पफुल हैं वो है स्यूडोमोनास डाइमाइन्यूटा, एंड सेकंड ऑप्शन है फ्लेवोबैक्टीरियम। ये दोनों ही बैक्टीरिया जो हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के बायोडिग्रेडेशन के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of these techniques is used in DNA fingerprinting, तो भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं। पहला है रिपीटेटिव DNA, बिल्कुल रिपीटेटिव DNA जो है DNA प्रिंटिंग के लिए यूज़फुल है। सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, यानी VNTR, तो ये भी DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, और NCERT में ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और कुछ ही टेक्निक ही जो है अपनी NCERT में मेंशन है, वो आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फिलेरियर वोम इज अ ड्रेडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिव। यस, फिलेरियल वोम जो होता है वो जो है फिलेरियासिस कोज करता है, ठीक है। और ये ह्यूमन ब्लड मेनली जो है ह्यूमन के लिम्फ का पैरासाइट है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ दे रखा है, तो लगभग हम ये जो सेंटेंस है उसको करेक्ट मानेंगे। पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फिलेरिया वोम जो है लिम्फ का पैरासाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू हरियाणा जो एचटेट की जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सिस्टिक सर्कस डेवलप्स इन अडल्ट टैपवॉर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई है, क्योंकि ये पिग के अंदर जो है डेवलप होती है। सिस्टिक सर्कस स्टेज टैपवॉर्म के अंदर डेवलप नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट मैन थ्रू लीवर सेल्स फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। जब कोई मॉस्किटो ह्यूमन बींग को काटता है, जो फीमेल एनाफ्लीज है, तो वो स्पोरोजोइट को इंजेक्ट करती है ह्यूमन बींग के अंदर, और वो सबसे पहले जो है लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाता है। फोर्थ है बैड बग ट्रांसमिट प्लेग टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। बिल्कुल गलत बात है। ये बैड बग जो है ब्लड सकिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इस तरह की डिजीज़ नहीं फैलाते हैं। जो यहाँ पर आप देख के ही समझ सकते थे, जो टाइफॉइड है वो साल्मोनेला टाइफी से कोज होता है, ना कि बैड बग से। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। तो सेकंड एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द करेनियल नर्व इज ग्लोसोफेरेंजियल इन मैमल्स। तो भाई जो भी क्रेनियल नर्व हैं 12, उनको आपको अच्छे से याद करना है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, और 12 की 12 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स, उनको चाहे आप याद करो ना करो, लेकिन आपको ये क्रेनियल नर्व ज़रूर याद करनी है, ठीक है। तो ग्लोसोफेरेंजियल जो होती हैं वो 12th इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको भूल रही हूँ, 9th आएगा या 4th आएगा, क्योंकि एक इनमें से हाइपोफेरेंजियल है, हाइपोग्लोसल है, और एक है ग्लोसोफेरेंजियल। तो मैं इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट और फोर्थ में से दोनों में से आएगा। मैं पिन कर दूंगी इस कमेंट को, ठीक है, क्योंकि एक है ग्लोसोफेरेंजियल और दूसरा है हाइपोग्लोसल। तो दोनों ही मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है। और सेकंड ऑप्शन है 10th, जो 10th क्रेनियल नर्व है वो वेगस होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है जो 5th जो क्रेनियल नर्व है वो ट्राइजेमाइनल होती है, ठीक है। इस तरह से अपने को जो है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल ये जो एक जो है इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ठीक है, जिसने बहुत जो है इंडिया में इसके ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन ये एक इन्वेजिव वीड की तरह साबित हुई। ये पूरे मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर किया इसने पॉन्ड्स वगैरह में, और जिसकी वजह से जो है फिशेस वगैरह की डेथ हुई थी। तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड करेक्ट है, जो है आइकोर्निया क्रेसिपस, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी भी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, तो जो है जेनेटिक कोड का जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो भी लाइंस दी गई है, आपको हर एक लाइन याद रखनी है और उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अनएम्बिग्यूअस। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो एक अमीनो एसिड है वो सिर्फ एक जो एक कोडोन है वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक कोडोन बाकी कई सारे अमीनो एसिड्स को कोड
कर रहा है, तो ये अनएम्बिग्यूअस है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी गलत है। सेकंड है इट इज़ डीजनरेट, यस इट इज़ डीजनरेट बिकॉज जो एक अमीनो एसिड है वो कई सारे कोडोन्स के द्वारा कोड किया जा सकता है, ठीक है। 4 5 5 6 कोडोन्स हो सकते हैं एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी अपना ठीक हो जाता है। थर्ड है इट इज़ रेड इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, तो यहाँ पर अगर ये लिखा होता है कि कॉमनलेस और कॉन्टीन्यूस फैशन में जो है रीड किया जाता है तो ज़्यादा करेक्ट होता है, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन भी अपना करेक्ट है, इट इज़ रीड इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ यूनिवर्सल, ये स्टेटमेंट जो है गलत है यहाँ पर, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस देखे जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि जो स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू है, उसके बारे में बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना जो है गलत है और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वेलमोट बबलर इज़ यूज्ड फॉर, तो ये एक डिवाइस है जो कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, वेलमोट्स बबलर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। बाकी भी मैं बता देती हूँ, जो ट्रांसपैरेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको पोटोमीटर बोलते हैं, POTO, पोटोमीटर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या आएगा, कौन सा डिवाइस यूज़ होता है ट्रांसपैरेशन के लिए, पोटोमीटर यूज़ होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के लिए विलमोट बबलर यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है प्लांट ग्रोथ स्टडीज़ के लिए एक्जेनोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कुछ अलग जो है डिवाइसेस होते हैं, कुछ अलग जो हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ लैब में अलग चीज़ें अपन को देखने को मिलती हैं, ठीक है। प्रॉपर पीएच का जो है पीएच होना चाहिए, जो जहाँ पर भी हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं प्रॉपर पीएच होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। तो अलग अलग चीज़ें प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 145 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कि वेलमोट बबलर हम जो है फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस डिफर्स फ्रॉम अ फर्न इन हैविंग, तो भाई मोस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, और फर्न क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट है उनके पास डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, और जो फर्न है उनके पास इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। तो जो ब्रायोफाइट है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, यानी मोस्ट डिफर्स फ्रॉम अ फर्न इन हैविंग अ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज, तो भाई एक आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं, एक के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पर पहले जो है एग्जांपल बता देती हूँ तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो भाई आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का एग्जांपल है बैक्टीरिया, और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का एग्जांपल आप लेके चलो ह्यूमन बींग्स। तो भाई आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं, जो बैक्टीरिया है वो लार्ज नंबर में जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनीज। सेकंड ऑप्शन है पेरेंटल केयर, भाई इतनी सारे ऑफस्प्रिंग जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बिल्कुल भी पेरेंटल केयर नहीं मिलती है। लेकिन जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा था आर सिलेक्टेड के लिए, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी पेरेंटल केयर जो है नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे। और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। थर्ड है रिप्रोड्यूस क्विकली, बिल्कुल सही बात है, जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं वो बहुत क्विकली रिप्रोड्यूस करती हैं, और इसका बिल्कुल अपोजिट है के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में, वो इतनी क्विकली जो है रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है।
फोर्थ ऑप्शन है लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनिस, जो इनके बच्चे हैं उनका बहुत लो सर्वाइवल रेट होता है जब बिल्कुल पेरेंटल केयर नहीं मिल रही है, बहुत ही लार्ज नंबर में जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम जो है सर्वाइवल रेट होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी जो है यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम बात करें के सिलेक्टेड स्पीसीज़ की, तो वहाँ पर सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है क्योंकि ऑफस्प्रिंग का नंबर जो है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत है आर सिलेक्टेड के लिए, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा आंसर अपना। और आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड दोनों ही जो है स्पीसीज़ का टाइप इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। In citric acid cycle, substrate level phosphorylation takes place in which of the following step? दो भाई सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, क्रैब साइकिल भी बोल सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होता है और इसमें हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें एटीपी या फिर जीटीपी हमें प्राप्त होती है। तो भाई इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, जो है सक्सिनाइल को A2 जब सक्सिनेट में चेंज होता है तो यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, यहाँ से हमें डायरेक्ट एटीपी हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई यहाँ पर ओड वन आउट जो अलग है बाकियों से वो हमें पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोज। राइबोज एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज एक जो है डाइसैकराइड है, ठीक है, और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज। ये एक जो है हेक्सोज शुगर है और ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रक्टोज। ये भी एक हेक्सोज शुगर है और रिड्यूसिंग भी है नेचर में। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी शुगर हैं यहाँ पर सभी रिड्यूसिंग है, एक को छोड़ के जो है सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मतलब इस कॉन्सेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो प्लांट्स में है ट्रांसपोर्टिंग शुगर कौन सी है, तो वो भी सुक्रोज ही है, क्योंकि ये मतलब नॉन रिड्यूसिंग होती है नेचर में और ये प्लांट्स में एक ट्रांसपोर्टिंग शुगर की तरह काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है। बहुत बार मैं इससे क्वेश्चन देखती हूँ जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द फिनोमिनन इन विच अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। तो भाई जब सिंगल जीन कई सारे इफेक्ट जो है एक्सप्रेस करती है, इसको प्लियोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, और इस प्लियोट्रोपिक जब एक सिंगल जीन कई सारे जो है ट्रेट्स को, कई सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक को, फीचर्स को जो है अफेक्ट करती है, तो ऐसी इस फिनोमिनन को हम प्लियोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल एलिलिज्म। जब एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं, इस कंडीशंस को हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। सेकंड ऑप्शन हमने देख ही लिया है। थर्ड है मोसाइसिज्म। तो इसमें जब कई सारे सेल टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल में कई सारे सेल टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम मोसाइसिज्म कहते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है पॉलीजेनी। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, जब एक कैरेक्टर है ना, एक फीचर है, एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है, वो कई सारी जीन से अफेक्ट होता है। जैसे ह्यूमन हाइट है, स्किन कलर है, ये एक कैरेक्टर कई सारी जीन्स के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। पोली जीन आप नाम से ही समझ गए, पोली यानी एक से ज़्यादा और जेनी यानी जीन, यानी एक से ज़्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम पोलीजीनी बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन हाइट भी ले सकते हैं, स्किन कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो है 2023 का पेपर भी कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम 2022 के पेपर को स्टार्ट करेंगे। HTET के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और
आपके लिए KVS DSSS भी सभी के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने बताया कि NCERT बेस्ड एग्ज़ाम है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी दो DSSS वगैरह के जो PYQ हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।